श्रोताओं नमस्कार। सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, सितंबर महीने में पहला सप्ताह पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है और इस महीने को पोषण माह के रूप में भी मनाया जाता है। तो इस उपलक्ष्य में आज सेहतनामा कार्यक्रम में आप सुनेंगे न्यूट्रिशन अर्थात पोषण इस विषय पर आहार विशेषज्ञ और न्यूट्रिशनिस्ट अदिति प्रभु से ममता सिंह की बातचीत। दोस्तों नमस्कार। सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है आहार विशेषज्ञ यानी न्यूट्रिशनिस्ट यानी डाइटिशियन अदिति प्रभु को। अदिति प्रभु से हम जानकारी हासिल करेंगे आहार के बारे में और किस तरह के आहार लेने चाहिए। अदिति जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें बताइए कि आज का जो मुद्दा है न्यूट्रिशन, आहार विहार, और डाइटिशियन की कब ज़रूरत पड़ती है और न्यूट्रिशन क्या है? हम जब न्यूट्रिशन की बात करते हैं, लोग हमेशा यही सोचते हैं कि रोटी सब्जी दाल चावल ये हो गया मेरा न्यूट्रिशन। जबकि एक डाइटिशियन जब आपके खाने को देखती है, वो न्यूट्रिशन को थोड़े अलग तरीके से देखती हैं, जिसमें वो देखती हैं कि आपके प्लेट में या थाली में क्या है, रोटी सब्जी दाल चावल है कि नहीं, और वो कितनी मात्रा में है, और उसको कैसे हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स में कंपेयर कर सके। हम ये देखते हैं कि क्या वो संतुलित है और किस मात्रा में आपको उसकी ज़रूरत है, क्या आप वो सही मात्रा में सही समय पे लेते हैं। तो न्यूट्रिशन अगर हम सर्वसाधारण इंसान को अगर समझाने जाए तो आपको ये देखना है कि खाने में ना कि सिर्फ रोटी सब्जी दाल चावल, बगैर आपको ये देखना है कि आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर ये कितनी मात्रा में है। ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन ज़िंदगी के हर पड़ाव पे ज़रूरी है। तो हर पड़ाव पे ये न्यूट्रिशन की ज़रूरत हर किसी के लिए अलग अलग होती है। ना कि हम जब पोषण की बात करते हैं लोगों को सिर्फ बचपन, बीमारी ये सब याद आता है, मगर न्यूट्रिशन आपको प्रेगनेंसी में भी ज़रूरी है। आपको अगर आप खिलाड़ी हो, स्पोर्ट्स करते हो तो तब भी आपको ज़रूरी है। आपको आपके पीरियड्स शुरू होने वाले हैं या आपके पीरियड्स रुकने वाले हैं तब भी आपको ज़रूरी है। और आपको समझना ज़रूरी है कि आपकी ज़रूरत क्या है। तो ये बताइए कि कैसे समझें ये जो ज़रूरत होती है, एक आम इंसान को नहीं समझ में आता है कि एक जो इंसान सामान्य रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको कितनी डाइट की ज़रूरत है, कितने आहार की और न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, पोषकता की ख़ास तौर से कितना पोषण चाहिए, ये किस तरह से इसका निर्धारण कैसे हो? ये तो आप जब भी डाइटिशियन के पास जाएंगे तब आपको एकदम डिटेल में बताया जाता है, ताकि आपको आपके ज़िंदगी की, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसी है, आपकी आदतें कैसी है, आप क्या काम करते हो, आपको क्या बीमारियां हैं या आपकी क्या खाने में कमियां हैं, आप जहाँ रहते हो खाने में क्या पूरी तरीके से पोषण मिलता है, उस आधार पे आपको ये बताया जाता है कि आपको किस चीज़ की किस मात्रा में ज़रूरत है। सर्वसाधारण इंसान को अगर मैं थाली के भाषा में समझाऊं तो उनकी थाली में 1/4 हिस्सा धान होना चाहिए, जो कि आपको ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट देगा, ताकत देगा, आपकी दिन की काम करने के लिए ऊर्जा भी देगा, ऊर्जा मिलेगी आपको। आपकी थाली में 1/4 हिस्सा सब्जी होना ज़रूरी है, जो कि मौसम के आधार पे जो भी आपके इर्द गिर्द मार्केट में आपके अवेलेबल हो वो ज़्यादा आपको लेनी ज़रूरी होती है। वो भी मौसम के हिसाब से क्योंकि हर सब्ज़ी हर मौसम में मिलती नहीं है, और हम आजकल ज़्यादा कर जो साल भर मिलते हैं वही सब्जियां खाते हैं। इसके अलावा 1/4 हिस्सा आपके प्लेट में होना चाहिए आपका प्रोटीन। प्रोटीन जो आता है वो ज़्यादातर अगर आप शाकाहारी हैं तो दाल, फिर आपके पल्सेस जैसे मूंग, चौली, राजमा, छोले, इसमें से आ जाता है। अगर आप दूध लेते हो तो
दूध, पनीर इसमें से आ जाता है। और अगर आप मांसाहारी है तो आपको मच्छी, फिश, चिकन इसमें से आपको मिल जाता है। और जो 1/4 हिस्सा है इसमें आपको ज़रूरी होता है कि थोड़ा सा सलाद ऐड करें, थोड़ा सा आपका दही ऐड करें, क्योंकि दही जो होता है प्रोबायोटिक होता है, आपके पेट के लिए अच्छा होता है। ये सर्वसाधारण ये थाली है जिसमें आधा हिस्सा तो ज़्यादातर सब्जियों से भर जाता है। जी, जी। ये संतुलन जो है हर इंसान के लिए थोड़ा बहुत बदल जाता है। ये डिपेंड करेगा कि आपकी बाकी की ज़रूरतें क्या हैं, उस पे ये निर्भर करता है। जी। और ये जो आपने बताई सब्जी, तो सब्जियां थोड़ा आराम से उबली हुई या कम मिर्च मसाले वाली, नहीं तो फिर वो मसाला खा के दिक्कतें और हो जाएंगी। लोग स्वाद प्रेमी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, फास्ट फूड की ओर बढ़ रहे हैं वगैरह वगैरह। हम फास्ट फूड की बात तो आगे करेंगे, फिलहाल हम ये जानना चाहते हैं कि बच्चों के लिए क्या डाइट होनी चाहिए और बुजुर्गों के लिए क्या डाइट होनी चाहिए। अगर हम बच्चों की बात करें, पहले तो स्तनपान बहुत ज़रूरी है, पहले 6 महीने तो बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद धीरे धीरे आपके खाने में जो भी खाना आता है वो धीरे धीरे बच्चों को शुरू कर देना चाहिए। ये कोशिश करें कि उसमें नमक, शक्कर ये वर्ज रहे या आप उसे खाने में ना रखें। अच्छा, ओके। आप ज़्यादातर बच्चों को जो वो मौसम के फल है, सब्जियां हैं, दाल चावल है, इससे शुरुआत करें। जितना हो सके ये समझना लोगों को ज़रूरी है कि बच्चे जो है ये देखकर ज़्यादा सीखते हैं, ना कि जो उनको बोला जाता है। सो अगर उनके माता पिता बहुत ज़्यादा चुन चुन के खाते हैं तो बच्चों के ऊपर उतना ही असर होता है। बढ़ती उम्र के साथ आपकी खाने में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बच्चों को सही मात्रा में छोटे छोटे अमाउंट में खाना देना ज़रूरी है। हर बच्चे की भूख अलग अलग होती है, तो कुछ माता पिताओं को लगता है हम कम खाना दे रहे हैं, कुछ को लगता है हम बच्चों को ज़्यादा दे रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है। आपके बच्चों को जितना ज़रूरी है उतना जाना चाहिए। उसके खाने में जो मौसम में मिलने वाली सब्जियां हैं, फल है, वो होना ज़रूरी है। दूध, दही इसकी मात्रा सही तरीके से होनी चाहिए और प्रोटीन भी उतना ही ज़रूरी होता है। मतलब दाल, पल्सेस जैसे राजमा, छोले, पनीर, इसका भी आपको सेवन सही मात्रा में रखना ज़रूरी है। ये वही वक्त है ज़िंदगी का जहाँ पे कुपोषण ग्रामीण लोगों में ये बहुत देखा जाता है, क्योंकि कभी कभी लोगों के पास सही खाना होता ही नहीं है। और कई बार ऐसे होता है खाना तो है मगर लोगों को पता नहीं है कि उनको ये बच्चों को देना चाहिए या नहीं। जो पहले के ज़माने में था, आपके बुजुर्ग घर में होते थे जो आपको बताते थे कि आप अपने बच्चों को ये दे सकते हैं। आज कईयों के पास वो नहीं है साथ। जितना आप शहर की तरफ जाए, न्यूक्लियर फैमिलीज बहुत बढ़ गई है, तो वहाँ पे माता पिता बहुत डर डर के बच्चों को खाना देते हैं कि ये दूँ, ये नहीं दूँ, ये सही है, ये गलत है। इस सोच में कई बार बहुत खाना कम चला जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उनको ध्यान देखना ज़रूरी है। वैसे ही अगर हम बुज़ुर्गों की बात करें तो बुज़ुर्ग जो होते हैं उनको दांतों के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं और उनको बाकी के हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं, जैसे उनकी भूख कम हो जाती है, नींद कम हो जाती है। तो उनके हिसाब से उनका खाना भी बहुत संभाल के बना के उनको देना ज़रूरी है। जितना बचपन में खाना ज़रूरी है उतना बुज़ुर्गों के लिए भी खाना ज़रूरी है। उनको उस तरीके का खाना देना चाहिए जो वो खा सके। अक्सर बुज़ुर्ग जो होते हैं वो नहीं बदलते बहुत सही से, तो रिजिड होते बहुत रिजिड होते। तो ऐसे वक्त पे दिक्कत आपको बहुत आ सकती है, मगर उनको ये समझाते हुए कि आपको ये ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आप बुजुर्ग हो गए आपके बॉडी में मसल लॉसेस बहुत हो जाते हैं, आपके मेडिकल इश्यूज बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है होना, बट हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से आहार के ऊपर बहुत असर पड़ जाता है। तो ये वक्त भी ऐसा वक्त है जहाँ पे खाने में प्रोटीन पे ध्यान देना ज़रूरी है। क्या फल सब्जियाँ सही मात्रा में जा रही है, सही वक्त पे जा रही है, ये देखना ज़रूरी है।
और उससे ज़्यादा ये ज़रूरी है क्या ये पूरी तरीके से संतुलित आहार पूरे दिन में खा रहे हैं। अदिति जी, मेरे जहन में एक बात आ रही है कि विटामिन्स कितना ज़रूरी है शरीर के लिए, क्योंकि आहार का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है विटामिन्स। और ड्राई फ्रूट और फलों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, लोगों को लगता है कि ड्राई फ्रूट्स खा लें तो हमें बहुत सारा पोषक तत्व मिल जाएंगे। तो ज़रा हमारे श्रोताओं को बताइए कि कौन से ड्राई फ्रूट्स में किस तरह के विटामिन्स होते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाएं वो। अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना है कि अगर आपको विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत है तो सबसे ऊपर आते हैं फल और सब्जियाँ। और इसीलिए मैंने कहा कि मौसम के आधार जो भी आपके आजू बाजू में अवेलेबल है वो आपको लेना ज़रूरी है। जैसे बारिश के मौसम में कुछ सब्जियां मिलती हैं वो बाकी वर्ष भर आपको नहीं मिलेंगी। ये छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि वो आपको उस समय के लिए जो आपको विटामिन्स मिनरल चाहिए वो उतना प्रोवाइड करती हैं जी। तो सबसे पहले आपके खाने की लिस्ट में, आपके टॉप ऑफ द लिस्ट में होना चाहिए सब्जियां और फल जो कि मौसम के आधार पे हो। जैसे अगर हम मुंबई शहर की बात करें तो यहाँ पे आपको मार्केट में ज़्यादातर एप्पल, पेयर, उसके अलावा पपीता मिल जाएगा। मगर मौसम के आधार पे, जैसे अभी ये जो मौसम है ये आलू बुखारा का है या अनार आपको अच्छे से मिल जाएंगे। आपको ये फल ज़्यादा खाने ज़रूरी है। जैसे सब्जियां हो गई तो इस मौसम में बारिश के आपको बहुत ज़्यादा, हम जो रान भाजी बोलते हैं मराठी में या हिंदी में हम उसको जो पत्ती वाली सब्जियां, मगर जो लोगों को ज़्यादा कर पता नहीं होती है, ऐसी वाली बारिश के मौसम में कम ऐसी सब्जियां आती है। जैसे फोड़शी हो गया, टाकला हो गया, वो आपको बारिश में ही मिलेगा। अच्छा। और वो आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है। जैसे अभी कंटोला आ गया, आप तो कंटोला आपको अभी मिलेगा, आपकी तबीयत खुद ही संभल जाएगी, आपको अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपको फाइबर की गोलियां या कुछ लेना नहीं पड़ेगा पेट साफ करने के लिए। तो ऐसी चीज़ें आपको मौसम के आधार पे खानी चाहिए। हम फिर मुड़ते हैं ड्राई फ्रूट और नट्स के बारे में। जी। नट्स और ड्राई फ्रूट्स ये दो चीज़ें अलग अलग है। जी, जी। लोग अक्सर इनको कंफ्यूज कर देते हैं। नट्स वो चीज़ हैं जो कि आपको विटामिन मिनरल देते हैं। जैसे बादाम हो गए, उसमें विटामिन ई आ गया आपका, उसमें हेल्दी फैट आ गए, थोड़े बहुत प्रोटीन भी आ गए जो आपकी तबीयत के लिए बहुत अच्छे हैं। फिर आ गए अखरोट या वॉलनट जिसे कहते हैं, इसमें आपको विटामिन ई आया, ओमेगा आया, जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इसके अलावा ब्राज़ील नट्स आ गए। अभी ब्राज़ील नट के लिए तो हिंदी नाम कोई है नहीं, ना ही कोई देसी नाम है उसका, उसे ब्राज़ील नट ही कहा जाता है। वो कि सेलेनियम रिच होता है, जिसको इन्फ्लेमेशन है, थायराइड का इशू है, उसके लिए वो बहुत फ़ायदेमंद हो जाता है। वैसे ही जो कद्दू होता है उसके बीज होते हैं, पम्पकिन सीड्स, बहुत ज़्यादा आपकी तबीयत के लिए अच्छे होते हैं, उसमें मैग्नीशियम बहुत होता है। तो नट्स एंड सीड्स आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आते हैं ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स क्या होते हैं? जब आप कोई भी फल को सुखा देते हैं। अभी जब आप कोई भी फल को सुखा देते हैं उसमें पानी की मात्रा होती है वो कम हो जाती है, मगर इसका दूसरा हिस्सा ये है कि उसमें शुगर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, बढ़ जाता है। अभी लोग क्या सोचते हैं, ड्राई फ्रूट बहुत अच्छे हैं, किशमिश खा लेते हैं, अंजीर खा लेते हैं, और एक से तो मन कभी किसी का भरता नहीं है, तो चलो मुट्ठी भर उठा लिया, और फिर खुद को ही बताते हैं कि क्या है इसमें, ड्राई फ्रूट और नट्स तो हेल्दी होते हैं तो खा लेते हैं। ये नहीं सोचते कि इससे आपकी शक्कर बहुत बढ़ सकती है, ब्लड शुगर लेवल। जी जी। और यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि आपको पता होना चाहिए कि ड्राई फ्रूट और नट्स वो ऐसी चीज़ें हैं जो हेल्दी है, जो ज़रूरी है, मगर एक कम मात्रा में खानी चाहिए, ना कि वो चने सिंह की तरह आप पूरे दिन थोड़ा थोड़ा करके खाते रहे। जी बिल्कुल। अदिति जी, हमें बताइए, आपने बुजुर्गों की बात की और बच्चों के न्यूट्रिशन की बात की। यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा है, वो है महिलाओं के पोषण की। महिलाओं के पोषण के प्रति परिवार बहुत लापरवाही भी करता है, खास तौर से गर्भवती महिलाओं के लिए प्रचुर मात्रा में पोषण की जरूरत पड़ती है। और ऐसी महिलाएं जो श्रमिक वर्ग से आती हैं और गाँव में खेतों में काम करती हैं, तो इनके बारे में बताइए, क्या कुछ इनके लिए ज़रूरी होता है? कई बार ये भी होता है कि उनके पास खाने की चीज़ें नहीं होती हैं, ऐसी स्थिति में क्या कुछ खाएं? तो सबसे पहले इस सवाल का जवाब देने के पहले मैं थोड़ा एक मुद्दा लाना चाहती हूँ यहाँ पे कि
जिंदगी के हर पड़ाव पे जो आपको आहार या पोषण की ज़रूरत होती है, उसके लिए अलग अलग डाइटिशियंस होते हैं जो आपको उस वक्त पे सही तरीके की मदद कर सकें। जैसे डॉक्टर्स में स्पेशलाइजेशन होता है, वैसे डाइटिशियंस में भी होता है। और गर्भवती महिलाओं के लिए या आप शिशु पालन के वक्त आपको जो भी सहायता चाहिए लैक्टेशन के लिए, वहाँ पे आपको अलग डाइटिशियंस होते हैं जो आपकी पूरी तरीके से इस समय में मदद कर सकते हैं। तो कभी भी किसी भी औरत को अकेले महसूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप प्रेगनेंसी की बात करें, जिंदगी का एक बहुत अहम चरण है। आहार इसमें बहुत लोग सिर्फ प्रेगनेंसी की ओर से देखते हैं, तो मैं तो कहूँगी कि आपको आपका पोषण प्रेगनेंसी के पहले से देखना ज़रूरी है। जब भी आप सोचे कि आपको प्रेगनेंसी धारण करनी है, ये आपको आपका पोषण उसके पहले से संभालना चाहिए। मतलब आपके सही विटामिन्स, मिनरल्स, आपका आहार, क्योंकि पहले 3-4 महीने में आपको नौशिया, थोड़ा सा उल्टी होना, बाकी सब प्रेगनेंसी के इश्यूज आ सकते हैं, कुछ खाने आपको सूट नहीं करेंगे, तो ये आप तब ठीक करने जाओगे तो ये मुश्किल पड़ जाता है। तो आपको आपके प्रेगनेंसी होने के पहले आपको थोड़ा सा ख्याल रखना खुद का ज़रूरी है। देखना ज़रूरी है कि आपके विटामिन, मिनरल्स जैसे कि विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड, ये सारी चीज़ें आपकी सही मात्रा में है या नहीं। प्रेगनेंसी के दौरान आपको खुद के लिए और बढ़ते हुए बच्चे के लिए खाने की ज़रूरत होती है। प्रेगनेंसी के 3 ट्राइमेस्टर्स में तीनों के वक्त खाना अलग अलग मात्रा में खाया जाता है। उसकी रेशोज भी अलग अलग होते हैं, जिसकी प्रमाण होते हैं। अगर मैं एकदम सहज भाषा में बताऊं, जो मैंने थाली की बात की थी पहले, जहाँ पे 1/4 धान है, 1/4 प्रोटीन है, आप थोड़ी मौसम वाले सब्जियां, फल और दही, दूध, सलाद ये थोड़ा सा खा ले, तब भी आप आपकी सेहत का ख्याल रखोगे। ये बेसिक हो गया। अगर कोई आपके प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है तो आपकी ज़रूरतें बढ़ सकती हैं, जो कि आप संभाल सकते हो सिर्फ आहार के बलबूते पे। जी, ये यहाँ पर एक बात और है। एक तो माहवारी के समय महिलाओं के लिए और न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, दूसरा मेनोपॉज के समय, क्योंकि उस समय भी हमने सुना है कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। और इसमें तीसरा एक मुद्दा है लड़कियों के लिए जो खेल की दुनिया में जाना चाहती हैं, ख़ास तौर से लड़कियों के लिए। खेल की दुनिया में तो यूँ लड़कों के लिए भी बहुत ज़्यादा पोषण की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या स्पेशल कोई डाइट होती है? जी, आप जो खेल में खेल रहे हो उस खेल के आधारित आपका पोषण जाता है। जैसे अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आप क्या बैट्समैन हो, बॉलर हो, फील्डर हो, आप कौन से एज ग्रुप में आप खेल रहे हो, इसके बेसिस पे भी आपका खाना पूरी तरीके से बदलता है। जब हम स्पोर्ट्स वालों की बात करें तो उनकी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उनको विटामिन्स, मिनरल्स पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि उनको परफॉर्मेंस पे ज़्यादा है कि आप साल भर तो प्रैक्टिस कर लेते हैं, मगर वो एक खेल आपको बता देता है कि आप सही खेले हो या आपने खुद का ख्याल सही से रखा है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको, अगर आप महिला है और खेल की दुनिया में आना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि आपको आपके आहार के बारे में देखना ज़रूरी है। आपका पोषण सही होना चाहिए, जो कि लोग तो स्पोर्ट्स के पीछे, स्पोर्ट्स अच्छे कोच हो, अच्छे ट्रेनिंग मिले, इसके पीछे लग जाते हैं, मगर आहार के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं। ज़्यादातर मैं ये देखती हूँ कि उनके खाने में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा कम रहती है, या वो सही तरीके से नहीं खाते, क्योंकि वो उस वय में है जहाँ पे सुंदरता भी बहुत ज़रूरी है, एक विशिष्ट रूप से दिखना भी ज़रूरी है, और उनको खेलकूद में भी सही रहना है। और दूसरी चीज़ हम ये भी देखते हैं कि जो स्पोर्ट्स में लड़कियां जाती हैं उनके हार्मोनल और माहवारी के इश्यूज भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो सही तरीके से अपने खाने के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो किन पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है इन्हें? तो इन्हें ज़्यादातर सही वक्त पे खाना बहुत ज़रूरी होता है, और सही वक्त पे सही मात्रा में। जैसे अगर आप कोई स्पोर्ट खेल रहे हो और अभी आपकी ट्रेनिंग है, तो आपको
ट्रेनिंग के पहले कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लगते हैं, जी। ट्रेनिंग के बाद आपको प्रोटीन के ऊपर देखना जरूरी है। मगर आप पूरे दिन में क्या खाते हो और कितना संतुलन आप मेंटेन करते हो ये भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा आपको फाइबर की बहुत जरूरत होती है। प्रोटीन आपको नॉर्मल लोगों से बहुत ज्यादा मात्रा में लगता है, एकदम ज्यादा नहीं बट सही मात्रा में, जो कि आपको खाने से आराम से मिल सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मगर आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से आपको आपका प्रोटीन मिल रहा है। विटामिन्स जैसे विटामिन डी हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, इस चीजों को भी आपको ध्यान देना पड़ता है। फिर अगर आपको इंजरी हो गई तब भी आपका पोषण बहुत अलग हो जाता है, क्योंकि आपको रिकवरी जल्दी करनी होती है, तो तब प्रोटीन की ज़रूरत और ज़्यादा बढ़ जाती है। विटामिन मिनरल्स जैसे ओमेगा हो गया या विटामिन डी हो गया, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरी पड़ जाता है। तो खेल के हिसाब से आपका पोषण बदल जाता है। आप कौन से लेवल पे खेल रहे हो इसके ऊपर भी बहुत बदल जाता है। आपका खेल क्या डिमांड करता है, जैसे कुछ स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें आपके बॉडी का फैट परसेंटेज एक सर्टेन अमाउंट में होना चाहिए। जी। जो शरीर में चर्बी होती है वो एक सर्टेन परसेंटेज के हिसाब से ही चलती है। आप ज़्यादा करोगे तब आपकी परफॉर्मेंस पे परिणाम हो जाएगा। तो यहाँ पे हर खेल के हिसाब से थोड़ा सा पोषण बदला जाता है। जी। अलग अलग बीमारियों के लिए, अलग अलग अवस्था के लिए अलग अलग डाइटिशियन होते हैं, ये नई बात है हमारे श्रोताओं के लिए। और आपने जिक्र किया कि आप पेट की तमाम बीमारियों के बारे में डाइट तय करती हैं, पेट की तमाम समस्याओं के बारे में आप अवेयर करती हैं, जागरूक बनाती हैं हमारे श्रोताओं को। तो बताइए कि पेट की किस समस्या के लिए किस तरह की डाइट होनी चाहिए और कितना संतुलन होना चाहिए आहार में? ज़्यादातर मेरे पास आने वाले लोग होते हैं उनको एसिडिटी ये बहुत ज़्यादा मात्रा में देखी जाती है। जी। इसके अलावा किसी को डाइजेशन के इश्यूज होते हैं, पचन क्रिया ठीक नहीं काम कर रही है, या किसी को IBS, IBD ये थोड़े से इश्यूज हो जाते हैं। डाइजेशन रिलेटेड तो बहुत ज़्यादा केसेस आ जाते हैं, क्योंकि पेट आपका दूसरा दिमाग है, तो आपके दिमाग पे, संतुलन पे, आपके काम पे, सब पे असर पड़ने वाला है। और मुख्यतः क्या हो जाता है कि अगर आपका पेट ठीक नहीं है तो जो आप खा भी रहे हो ना वो शरीर को लगेगा ही नहीं। जी जी। छोटे छोटे बदलाव बहुत काम आ जाते हैं यहाँ पे, बहुत बड़े बदलाव जरूरी नहीं होते कभी कभी। जैसे अगर मैं बोलूँ तो हर कोई चाहता है कि सुबह शुरुआत हो एक कड़क प्याली चाय के साथ, और वो चाय के साथ होती है फिर 2 बिस्किट या फिर एक टोस्ट। और वो चाय भी आपकी एसिडिटी के लिए एक बहुत अच्छी दोस्त होती है। जी। अगर एसिडिटी के इश्यूज हैं तो आपको सबसे पहले तो क्या आप सही वक्त पे खाते हो, और क्या ये वक्त आप हर रोज उसी वक्त पे खाते हो, ये बहुत जरूरी हो जाता है। अच्छा। दूसरी चीज, आप वो वक्त पे क्या खा रहे हो। जैसे आप बहुत ज्यादा तली हुई चीजें खाओगे, मसालेदार चीजें खाओगे, तो आपको एसिडिटी बढ़ने ही वाली है। और एसिडिटी ऐसी चीज है कि आपको एक दिन का उपाय नहीं है, वो आपको जो भी आप उपाय कर रहे हैं वो आपको करीबन 3 से 4 हफ्ते करना पड़ेगा, तब जाके आपकी एसिडिटी कहीं जाके कम हो सकती है। तो सही वक्त पे खाना, सही क्वांटिटी में खाना, ये बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर मौसम में जो फल होते हैं, जैसे जब आपको एसिडिटी होती है, ज़्यादातर मेलिन्स, कलिंगड़ हो गया या फिर तरबूज हो गया, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि वो ठंडा देता है, आपके पेट को राहत देता है। मगर ऐसा भी होता है कुछ लोगों को उससे भी तकलीफ होती है, ब्लोटिंग होने लगती बहुत ज़्यादा। जैसे ककड़ी ऐसी चीज़ है जो आपको फ़ायदा दे सकती है मगर किसी को तकलीफ दे सकती है। तो आपकी शरीर को क्या ज़रूरी है ये देखना ज़रूरी है, और उस हिसाब से आपका आहार होना चाहिए। तो यहाँ पे आप 3 मुद्दों पे ज़्यादा ध्यान दोगे, आपकी नींद, आपका पानी और आपकी खाने का समय और मात्रा। ये 3 चीज़ें आपने संभाल ली और आपने छोटे छोटे क्वांटिटी में थोड़ा थोड़ा खा लिया पूरे दिन में, तो आप सही रहोगे, आपको एसिडिटी की दिक्कत कम होगी। और जितना हो सके थोड़ा स्वाद को दुय्यम स्थान देके पहले पोषण के ऊपर ध्यान देंगे तो आपकी एसिडिटी आराम से संभल जाएगी। इससे जुड़ा हुआ मुद्दा है IBS। तो इसकी समस्या को दूर करने के लिए, मतलब ये सारी गैस, एसिडिटी, पित्त, IBS, इन सब से राहत पाने के लिए
खाने वाली कौन सी चीजें हैं जिसे अपना दोस्त बनाएं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें दूर भगा दें? बताइए हमारे श्रोताओं को। IBS और IBD थोड़ा एडवांस लेवल की पेट के इश्यूज हैं, जहाँ पे आपको लो फॉडमैप के खाने की ज़रूरत होती है। आपको डाइटिशियन के साथ काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपके खाने में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। बाकी के जो आपने बातें की उसमें आपके खाने में ज़्यादातर, जैसे मैंने कहा, कम मसालेदार, कम खड़े मसाले जहाँ यूज़ हो ऐसे खाने, कम मात्रा में कम तेल कम मसाले डाल के पकाए जाए और खाए जाए, तब आपको बहुत फायदेमंद देते हैं। सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है कि एसिडिटी और गैसेस के मामले में, कि आपकी दिन की शुरुआत और दिन का अंत ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। मतलब आप सबसे पहले क्या खा रहे हो और आपका रात का खाना वो पूरे दिन के सभी खाने में से थोड़ा हल्का हो और वो थोड़ा जल्दी हो, सोने के कम से कम 2, 2.5 से 3 घंटे पहले हो, ये बहुत ज़रूरी है। जी जी बिल्कुल। और मानसिक स्वास्थ्य के लिए पोषक तत्वों की कितनी अहमियत है? बहुत ज़्यादा। बहुत कम लोगों को ये पता है कि मानसिक जो भी आप महसूस करते हो, इसके लिए भी आपका आहार बहुत काम आ सकता है। बहुत बार ये होता है कि लोगों को विटामिन की कमियां होती है, मिनरल्स कम होते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी एंजाइटी ज़्यादा हो जाती है, बेचैनी ज़्यादा हो जाती है। आजकल सोशल मीडिया और रील्स की डिप्रेशन देख के लोग बड़ी आसानी से डिप्रेशन, एंजाइटी के अल्फाज यूज़ कर लेते हैं, बट कई बार ये सिर्फ विटामिन और मिनरल की कमियों की वजह से होने वाली चीज़ें होती हैं, जहाँ पे आप थोड़े समय के लिए थोड़े से बेचैन हो जाते हो या आप काम पे ध्यान नहीं दे पाते, और जैसे ही आपने विटामिन मिनरल्स को सही कर दिया, आपको दिक्कतें कम हो जाती है। जब आपको कोई मानसिक बीमारी है जो कि डायग्नोस्ड हो और डॉक्टर ने आपको उसका डायग्नोसिस दिया हुआ हो, तो डायग्नोसिस के बेसिस पे भी आपका आहार बदलता है। जैसे कि आपको ADHD है, डिप्रेशन है, MDD है, तो हर एक बीमारी के हिसाब से आपका आहार थोड़ा थोड़ा बदल जाता है। मानसिक चीज़ों के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो आपके खाने में क्या ज़्यादा होना चाहिए, तो उसमें ज़्यादातर यहाँ पे नट्स का इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया जा सकता है, क्योंकि उनमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं। प्रोटीन का बहुत महत्व बढ़ जाता है। इसके अलावा जैसे ADD है या ADHD है, इसमें पैकेट फूड में जो रंग आते हैं वो उनके सिम्टम्स को बहुत ज़्यादा एग्रेवेट करते हैं, तो वो अवॉइड करना या नहीं खाना, उनसे दूर रहना या शक्कर से दूर रहना, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फल सब्जी जितनी विविध रंग के आप अपने प्लेट में रख सको वो उतना अच्छा। WHO बताता है कि हफ्ते में आपके कम से कम 30 इंग्रेडिएंट होने चाहिए। आप अनाज, सब्जी, फल या कोई धान है, दाल है, इसको गिन के देखिए, क्या आप हफ्ते भर में 30 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट खाते हैं। भारत ऐसा देश है जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स आसानी से मिल जाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर फल जो लोग खा नहीं सकते हैं, सुबह बहुत जल्दी निकल जाते हैं, रात को देर से आते हैं, तो उनका ये सिद्धांत होता है कि शनिवार रविवार को बैठ के इकट्ठा फल खा लेते हैं और उस दिन खाना स्किप करते हैं या थोड़ा बहुत खाना खाते हैं, अनाज। तो ये सही तरीका है क्या? नहीं, हर चीज़ का एक रास्ता होता है। जैसे ऑफिस जाने वाले लोग होते हैं जो सुबह 7 बजे निकलते हैं और 11 बजे 10 बजे आ जाते हैं, उनका एक सही उपाय है कि आप जहाँ काम करते हो ना, वहाँ आजू बाजू में जो फल वाला हो उसके साथ जाके थोड़ी सी गपशप कर लो और उनको बता देना कि देखो भाई, मुझे हर दिन का एक फल चाहिए। और ये मैंने किया हुआ है कि आप वो फल वाले से बात करो कि मैं हर दिन एक फल लेकर जाऊंगा, आपको वही सुबह मिल जाएगा और वो आपको याद दिलाएगा कि आपने फल लिया नहीं है। जी बिल्कुल। और होता उल्टा है कि लोग फास्ट फूड की दुकान ढूंढ लेते हैं और जाके फटाक से पैक करके खा लेते हैं। अमूमन यही होता है, वहाँ पर समोसा मिलेगा, बर्गर मिलेगा, आइसक्रीम शॉप ढूंढ लेते हैं। तो भाई खाने का असर सेहत पर होता है। अदिति जी, अभी एक बड़ा ही ज़रूरी मुद्दा है बच्चों में, ख़ास तौर से, वो चाहे बच्चे चाहे बड़े भी, लेकिन बच्चों में ज़्यादा है। इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो रहा है। बार बार किसी को सर्दी हो जाती है, ज़ुकाम हो जाता है, खांसी होती है। तो इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए क्या कुछ खाना अपने जीवन में जोड़ ले रोज़मर्रा की ज़िंदगी में? कुछ बताइए। सही बात बोलूं
तो आपको इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए या मजबूत करने के लिए कोई अलग चीज़ करना ज़रूरी नहीं होता है। अगर आप अपने खाने को थोड़ा ध्यान से देखें, आपका खाना कहाँ से आ रहा है, आप कैसे बना रहे हो और किस तरीके से खा रहे हो, तो आपकी समस्या की राह यही है। जी जी। अक्सर क्या हो जाता है, लोग जैसे मैंने कहा, जो मौसम में आपको फल सब्जियां मिल रही है वो नहीं खाते, बच्चे दूध नहीं पीते हैं या उनको खट्टी चीज़ें पसंद ही नहीं होती है। इसमें क्या हो जाता है कि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए या मजबूत करने के लिए आपको विटामिन सी चाहिए। तो ना नींबू जा रहा है यहाँ पे, ना संतरा जा रहा है, ना आप कोई विटामिन सी पेरू जा रहा है, तो इसमें आपको दिक्कतें आ जाती है। जैसे मैंने कहा, जितना हम आगे बढ़ रहे हैं हमारी थालियाँ ना छोटी छोटी होती जा रही है। वही 4 सब्जियाँ, वही दाल चावल, वही रोटी, हम अलग कुछ करने ही नहीं जाते, जिसकी वजह से आप वही 4 सब्जियों के गुण पाओगे, आपको उसके आगे कुछ मिलेगा ही नहीं। जैसे बारिश के मौसम में आपको सज्जन फली की पत्ते मिलते हैं, मुरिंगा जिसे कहा जाता है, वो इतना आयरन रिच होता है, फाइबर रिच होता है, मगर कितने लोग जानते हैं। मुझे अक्सर पूछा जाता है इसे बनाया कैसे जाए। पर ये छोटी छोटी चीज़ें जो आप अपने बच्चों के खाने में भी डाल सकते हैं। रोटी में थोड़ा सा डाल दिया, दाल में थोड़ा सा डाल दिया। जैसे मैंने कहा कि आप ये चीज़ पे ध्यान दो कि आपकी थाली में कितने रंग हैं, कितनी तरीके के इंग्रेडिएंट्स आप यूज़ कर रहे हो, और आप अपनी इम्यूनिटी को आराम से संभाल पाओगे। आपको कोई भी काढ़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई भी अलग से दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मगर हम क्या करते हैं, हमें सबको ना शॉर्टकट बहुत पसंद होता है। तो चलो इम्यूनिटी बढ़ानी है, सर्दी खांसी होती है तो हल्दी का पानी बना देंगे, बट हम भूल जाते हैं हम भारतवासी है, हम हल्दी वैसे भी खाने में बहुत इस्तेमाल करते हैं। जी जी जी। और हम जब हल्दी का पानी बनाते हैं, हम अकेले हल्दी का इस्तेमाल नहीं करते, उसमें थोड़ी सी दालचीनी भी डालेंगे, थोड़ा काली मिर्च भी डाल देंगे, वो एकदम गरम मसाले का पानी हो जाता है। बिल्कुल। क्या कुछ ऐसे फूड भी हैं, कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो हमें रोज मिलते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जिससे मेटाबॉलिज्म तेज होता है? ज़्यादातर अगर आप सब्जी और फलों के ऊपर ध्यान दें तो आपकी मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि वही चीज़ है जो हम कम खाते हैं। जैसे दिन में आपको कम से कम 200 से 300 ग्राम सब्जी खानी चाहिए। हम यहाँ पे 200-300 ग्राम 4 लोगों के परिवार के लिए खाते हैं। बिल्कुल, 1 पाव सब्जी लेके बस मसाला डाल के, हाँ, और उसमें ढेर सारा आलू, ढेर सारा प्याज और सब्जी बन गई, वहाँ पे दिक्कत आ जाती है। जी बिल्कुल। आप मेटाबॉलिज्म की बात करें तो आपको बेसिकली आपके खाने के संतुलन पे ध्यान देना ज़रूरी है। आप उसको कम ज़्यादा करने नहीं जा सकते, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं। अदिति जी, आजकल एक फैशन हुआ है कि अपने वजन को कम करना है, कंट्रोल रखना है। लड़कियों में तो ये प्रवृत्ति बहुत देखी जा रही है कि दुबली पतली रखना, फिगर, 0 फिगर। लड़के भी आजकल कम नहीं है, होड़ में शामिल है, और उसमें जिम संस्कृति आ गई है। हर तीसरा लड़का या तीसरा व्यक्ति जिम जाएगा। तो ये जो वर्कआउट है, वर्कआउट के पहले कितना आहार लेना चाहिए, वर्कआउट के बाद कितना आहार लेना चाहिए? जी, वजन के पीछे भागना अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा भागना थोड़ी सी गलत बात हो जाती है। सिर्फ वज़न के ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि ये इंसान सही में तंदुरुस्त है या नहीं। कभी कभी लोग वज़न में थोड़े से हैवी होते हैं मगर उनके बॉडी में मसल की मात्रा ज़्यादा होती है और फैट परसेंटेज कम होता है। कई बार ऐसे होते हैं कि दुबले पतले होते हैं लोग मगर उनका फैट परसेंटेज जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जी जी। इसके लिए हम कहते हैं कि सिर्फ वज़न के आधार पे या BMI के आधार पे किसी की भी तंदुरुस्ती के ऊपर हम कुछ नहीं बोल सकते। जी बिल्कुल। जब हम बात करते हैं वर्कआउट की, आज क्योंकि हम ऐसे दौर पे रहते हैं जहाँ बाहर की खेल कूद, ट्रैवल, ये सब थोड़ा सा कम हो गया है। जहाँ हम पहले चल के जाया करते थे, अभी एस्केलेटर्स है, बस है, रिक्शा है, बाइक है। तो हमारा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम कदम इस्तेमाल करते हैं वही कम है। लोग 1000-2000 पैदल इतना ही चल लेते हैं, उसके ऊपर वो चलते ही नहीं हैं। और इसके लिए जिम्स बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कोई ना कोई तरीके का शारीरिक व्यायाम भी उतना ही ज़रूरी है। तो जब आप जिम करते हो
जिम में आप क्या करते हो बहुत महत्वपूर्ण है। आपका एक रूटीन होना ज़रूरी है। बस अखाड़े चले गए और आपको जो पसंद आया आपने कर लिया, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। एक ही समय या एक समय जो होता है, जिसे ये नहीं कहते कि 9 बजे तो 9 बजे जाओ, मगर सुबह के समय पे जाके वर्कआउट करो। तो एक वो टाइम फिक्स करना ज़रूरी है। जब भी आप वर्कआउट करने जाए तो वर्कआउट के पहले थोड़ा सा तो खाना ज़रूरी है। जैसे कोई भी फल खा लीजिए, या अगर आप नाश्ता कर रहे हैं या लंच कर रहे हैं या डिनर कर रहे हैं, आइडियली डिनर के बाद तो वर्कआउट हम मना कर देते हैं, बट लंच या नाश्ते के बाद जो हम करते हैं वर्कआउट, तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे का आपका गैप होना चाहिए। उससे क्या हो जाएगा कि आपको कभी भी वर्कआउट करने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। और जब भी वर्कआउट किया जाता है तब मसल टूटते हैं, उनको रीबिल्ड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वर्कआउट के बाद आप कितने समय में क्या खाते हो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो वर्कआउट के बाद आपके खाने में प्रोटीन की मात्रा सही में होनी चाहिए, कि जो भी आप प्रोटीन इस्तेमाल करें। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो चीला बना दीजिए, या कोई दाल 1 कटोरी खा लीजिए, या थोड़ा सा पनीर ले लीजिए, या आप नॉन वेजिटेरियन है तो अंडा ले लीजिए। तो आपका प्रोटीन थोड़ा सा संभल जाता है। मगर प्रोटीन के साथ थोड़ी मात्रा में आपको कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत पड़ती है। कार्बोहाइड्रेट मतलब आप फल इस्तेमाल करो या कोई भी धान्य इस्तेमाल करो, ये बहुत आसान कर देता है। और वर्कआउट के बाद 1 से 1.5 घंटे के बीच में आपका खाना ये हो जाना चाहिए। अदिति जी, अक्सर हम ये देखते हैं कि जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, पित्त की समस्या है, IBS की समस्या है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से उन्हें मना करते हैं कि खट्टी चीज़ें मत खाओ। और नींबू तो खट्टा ही होता है, और नींबू लोगों को पसंद भी है, और ये कहते हैं कि नींबू के बहुत सारे फायदे हैं, उसमें विटामिन C प्रचुर मात्रा में होता है, इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। तो क्या करना चाहिए? मतलब अगर नींबू खाओ तो एसिडिटी बढ़ती है, नहीं खाओ तो दिक्कतें होती है, जिसमें संतरा, नींबू और बहुत सारे साइट्रस फ्रूट हैं शामिल। मुझे ऐसे लगता है कि हर इंसान को देखना चाहिए कि उनको क्या सूट कर रहा है क्या नहीं। जैसे आपने कहा, किसी किसी को नींबू से तकलीफ होती है, किसी को बिल्कुल भी नहीं होती। अगर आपको नहीं होती, आराम से खा सकते हो। अगर आप सिर्फ नींबू की बात करें या विटामिन C की बात करें, आपको वो चाहिए आपके लाइफ में या तबीयत के लिए, तो सिर्फ नींबू एक चीज़ नहीं है जहाँ से विटामिन C मिल सकता है। अगर मैं बोलूँ तो नींबू तो अक्सर गलत ही इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बार नींबू काट के फ्रिज में रख देते हैं आधा, या नींबू काट के बहुत घंटे खुला रहता है। अगर विटामिन C ऐसे खुला रख दिया तो वो खराब हो जाता है, निकल जाता है उसमें से। तो आप सिर्फ खटास के लिए उसको खा रहे हो, विटामिन C के लिए तो खा ही नहीं रहे हो जी। वैसे ही नींबू आप एकदम गर्म उबलते हुए पानी में डालोगे तब भी आपका नींबू का फ़ायदा नहीं होगा। नींबू सिर्फ खटास करेगा, वो विटामिन C आपको नहीं देने वाला है। तो आपको नींबू किस तरीके से इस्तेमाल करना है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए खाना बनने के बाद ऊपर से नींबू देते हैं। आप विटामिन C की अगर बात करें तो नींबू छोड़ के भी आपके पास बहुत सारे उपाय हैं। आप जैसे कीवी इस्तेमाल करें या संतरा इस्तेमाल करें। आपको अगर खट्टी चीज़ें मना की है तो आप पेरू का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होता। आप मीठा वाला कर लो, अमरूद। तो उसमें आपको अच्छा खासा विटामिन C मिल जाएगा। जो बेल पेपर्स होते हैं, कैप्सिकम, वो भी आपको बहुत ज़्यादा विटामिन C भी दे सकते हैं। नींबू तो एक ही चीज़ है, आप संतरा, कीवी, ये सारी चीज़ें भी आराम से ले सकते हैं। कीवी देसी फल नहीं है, बट वो बहुत रिच सोर्स है विटामिन C का। हमारे देसी ऑप्शंस में भी बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे आंवला एक चीज़ है। उसके अलावा पपनस, पोमेलो बोलते हैं इंग्लिश में, इसको हिंदी का मुझे वर्ड नहीं पता है, बट वो भी ग्रेप फ्रूट बेसिकली, उसका भी इस्तेमाल हो सकता है। अमरूद का मैंने आपको बता दिया। करोंदा भी विटामिन C है, बट करोंदा भी 2-3 तरीके के हैं। जैसे नॉर्थ में फालसा है, उसको भी करोंदा बोलते हैं, और महाराष्ट्र का भी करोंदा अलग है, तो उसमें थोड़े थोड़े अंतर है। आपको आंवले की तरह छोटे आंवले भी आते हैं,
जो भी विटामिन सी युक्त होते हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, या जिसको स्टार ये बोलते हैं, स्टार आंवला, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। आंवले के भी तो बहुत सारे रूप हैं। आंवला लोग उबाल के खाते हैं, चटनी बना के खाते हैं, और अचार कहते हैं वो भी फायदेमंद है। तो इसमें फायदे वाले तत्व किस में होते हैं, बताइए हमारे श्रोताओं को। जितनी हो सके आप कम से कम उसको प्रोसेस करके खाएं, उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। मगर मैं समझती हूँ कि कच्चा आंवला खाना सबके लिए नहीं पॉसिबल है, तो आप जिस भी रूप से खा सकते हो थोड़ा बहुत खा लीजिए। उसको मुरब्बा बना के या मीठा करके वो अवॉइड कीजिए। चटनी चल जाएगी, अचार चल जाएंगे, बिना तेल के या कम तेल में बने हुए अचार चल सकते हैं। बट आंवले का जो सीज़न है उसमें आप चटनी के रूप में उसको आराम से खा सकते हो। जी जी। एक बात और अदिति जी, फलों के साथ कुछ लोग नमक का प्रयोग करते हैं। मसाला नमक आजकल प्रचलित है, या फिर काला नमक, खास तौर से संतरे में, नींबू के साथ भी, या और भी फलों के साथ खाते हैं। अनार में भी लोग नमक डाल के खाते हैं। तो ये कहाँ तक तर्कसंगत है, सही है या गलत है? लोग अक्सर इसे स्वाद के लिए खाते हैं, ठीक है। हम अभी इस दौर में जी रहे हैं जहां हम खाने में बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये नमक की मात्रा जो बहुत ज़्यादा है वो हमें बीपी, हाइपरटेंशन, हार्ट इश्यूज़ की प्रॉब्लम बढ़ा रहा है। लोग सफ़ेद नमक से मुड़ के अभी डेजर्ट सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, मतलब हिमालय का नमक या काला नमक, सेंधा नमक और अलग अलग तरीके के नमक यूज़ कर रहे हैं। इसकी दिक्कत ये है ना कि इन नमक को टेस्ट नहीं किया जाता बहुत बार, इनमें क्या मिनरल्स है, विटामिन्स है, पता नहीं रहते। अगर आपको किडनी रिलेटेड इश्यूज है या कोई मेडिकल इश्यूज है तो ये नमक आपको तकलीफ दे सकता है। जो सफ़ेद नमक है हमें पता है कि वो जानकार दुश्मन है, हमें पता है वो बुरा है, हमें पता है कि ज़रूरी है ज़िंदगी में, मगर हमें पता है कि कम खाना है। बट जैसे आप सेंधा नमक की बात करें या लूनी नमक या डेजर्ट सॉल्ट की बात करें या हिमालयन सॉल्ट की बात करें, वो नमकीन जो उसकी मात्रा होती है वो कम होती है, तो अक्सर वो हम ज़्यादा थाली में ज़्यादा डालते हैं, तो वहाँ पे दिक्कत आती है और वो आपके इलेक्ट्रोलाइट इश्यूज़ या ब्लड रिपोर्ट्स को ख़राब कर सकता है, आपकी हेल्थ कंडीशन को एग्रेवेट कर सकता है। तो अगर आपको मेडिकल कंडीशन है, कम नमक, टेबल सॉल्ट बेस्ट। आपको ना सॉल्ट लाइट की ज़रूरत है, ना आपको काला नमक, पिंक नमक, सेंधा नमक की ज़रूरत है। जी। अगर आप सेहत में ठीक हो, आप अलग अलग नमक का इस्तेमाल कर सकते हो, मगर दिन के अंत में आपको ये देखना है पूरे दिन में नमक कितना खाया। अगेन WHO रेकमेंड करता है कि 3 से 5 ग्राम नमक होना चाहिए, जो कि होता है 1 चम्मच। हम कितना खाते हैं? कम से कम 4 से 5 चम्मच दिन के, तो आराम से। दाल में भी बिल्कुल। तो आपको क्या अलग रूप से फलों के साथ नमक खाना ज़रूरी है? नहीं। जी बिल्कुल। अदिति जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी कारगर बातें आपने बताई, हमारे श्रोताओं को बहुत सारी जानकारी मिली। हमें भी उम्मीद है हमारे श्रोताओं को भी बहुत पसंद आएगा ये कार्यक्रम, क्योंकि इतनी सारी जानकारी साझा की है आपने। अदिति जी, ये जो कार्यक्रम है हमारे बहुत सारे श्रोता सुनते हैं, ग्रामीण श्रोता भी सुनते हैं और शहरी श्रोता भी सुनते हैं। पोषण सप्ताह मनाया जाता है, तो पोषण सप्ताह आप अपने पैमाने पर भी मनाती होंगी, क्या कुछ शामिल करती हैं इसमें? किस तरह से लोगों को जोड़ पाती हैं? पोषण सप्ताह सितंबर के पहले हफ्ते में मनाया जाता है, 1 से 7 तारीख के बीच में, और ये कई सालों से चल रहा है जी। और इस सप्ताह में हम बहुत जनहित के लिए प्रचार करते हैं। बहुत ज़्यादा रोड स्किट्स होते हैं, ग्रामीण लेवल पे या आदिवासियों के लेवल पे हम जाके वहाँ पे कैंप्स करते हैं, या हेल्थ कैंप्स होते हैं सोसाइटीज़ में। ऐसे बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। हर डाइटिशियन अपने तरीके से कुछ ना कुछ करती रहती है, वो चाहे अपने क्लिनिक में थोड़े से छोटे मोटे कैंप हो, या कॉलेज में जाके सिखाना हो, या कॉरपोरेट जॉब्स हैं जहाँ पे वहाँ पे जाके आहार के ऊपर बातें करनी हो, ताकि लोगों को आहार के बारे में और आहार के महत्व के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले और उनको ये पता चले कि कहाँ और किसके पास जाना है सही जानकारी मिलने के लिए। ये इस चीज़ के लिए हम ये पूरा सप्ताह इस्तेमाल करते हैं। ये हम कई सालों से कर रहे हैं, मगर
पिछले कई सालों से पोषण माह ज़्यादा करके मनाया जाता है, जो कि सितंबर का पूरा महीना होता है। इसका मतलब अब हम एक हफ्ता नहीं, पूरा महीने भर हम कुछ करते रहते हैं, जैसे कुछ छोटा मोटा कुछ भी हो जो जनरल पॉपुलेशन या लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो, ये हम ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान देते हैं। जी बिल्कुल। भारत सरकार की ओर से एक मुहिम चलाई जाती है, बहुत सारी कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं, क्योंकि बहुत सारा वर्ग कुपोषण का शिकार है आज भी, तो उन्हें पोषक तत्व मिले और कुपोषण से रहित अपना देश हो जाए, ये एक मुहिम है। और अब हमें बताइए कि ये जो वर्किंग वुमेन होती हैं और जो हाउसवाइफ होती हैं, तो उनके लिए किस तरह के पोषक तत्व ज़रूरी हैं, किस तरह के न्यूट्रिशन उन्हें लेने चाहिए? अगर हम पोषण के बारे में बात करें और औरतों के बारे में बात करें, तो मेरी हमेशा एक बड़ी शिकायत होती है कि औरतें जो होती है वो सबका करने में इतनी मशरूफ हो जाती है, वो हमेशा खुद को भूल जाती है। हाँ। भले आप हाउसवाइफ हैं या भले आप जॉब करते हैं, दोनों तरीके से आप बहुत ज्यादा काम करते हो। जी जी। कोई भी किसी से कम नहीं होता। बहुत बार हमें लगता है अरे ये कुछ नहीं कर रहे, ये तो हाउसवाइफ है, इनको घर संभालना है। नहीं, अगर आप देखें कई बार हाउसवाइफ जो है पूरे दिन में इतना काम करती है, उनको अलग से वर्कआउट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जी बिल्कुल। और दोनों के लिए अपना सही वक्त पे खाना, सही मात्रा में खाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जी। अगर आप वर्किंग हैं तो अक्सर ये दिक्कत आती है कि सुबह उठे, डब्बा बनाया तो अपना नाश्ता भूल गए। तो अपने नाश्ते का समय निकाल के फुर्सत से बैठ के नाश्ता करना ज़रूरी है। फिर उसके बाद आपके खाने में प्रोटीन की मात्रा, फाइबर की मात्रा सही है कि नहीं, ये देखना ज़रूरी है। और पूरे दिन में पानी के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही घर की जो औरतें हैं जो घर संभालती हैं, उनको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो वक्त पे खा रही हैं, या क्योंकि वो किचन में काम कर रही है, बहुत बार छोटा मोटा खाया जा रहा है और उसके वजह से भी तबीयत खराब हो रही है, क्योंकि हमें चखने की तो बहुत आदत होती है। हाँ। चलो ये खा लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, इसमें दिक्कत हो जाती है। जी बिल्कुल। तो औरतों को अपनी सेहत का ध्यान रखना ज़रूरी है। उनको ये देखना ज़रूरी है कि क्या उनको 7 से 8 घंटे नींद मिल रही है, 2 से 3 लीटर उनका पानी दिन का जा रहा है, क्या उनका शारीरिक काम हो रहा है, जैसे चलना हो गया। जिम जाना ज़रूरी नहीं है, बट कोई तो एक्सरसाइज होनी चाहिए, वो भले 10-15 मिनट हो, मगर खुद के लिए वक्त निकालना उतना ज़रूरी है। और उसके अलावा सही वक्त पे खाना और संतुलित खाना, जहाँ पे वो ध्यान दे कि उनके खाने में प्रोटीन हो, फाइबर हो, आयरन युक्त, जैसे मोरिंगा हो गया, या फिर हलीम या अलीव के बीज हो गए, या फिर अनार हो गए। ये थोड़ी सी चीज़ें आपको खाने में होनी चाहिए। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद ठहरता है। जी, आपने कहा पानी पीना चाहिए प्रचुर मात्रा में। कुछ लोगों को देखा पानी एक साथ गट पी लेते हैं, एक बॉटल या 2-3 गिलास पानी। तो ये तरीका सही है? थोड़ा तरीका भी बताइए, किस तरह से पीना चाहिए पानी? कुछ लोग बहुत जल्दी में पानी पी लेते हैं, कुछ लोग सुबह उठ के पानी पी लेते हैं और पूरा दिन पानी नहीं पीते। हमारा शरीर इस तरीके से काम नहीं करता। जी, सही उसको सही वक्त पे पानी की ज़रूरत होती है। आपको प्यास लग रहा है, इसका मतलब आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, मतलब पानी की मात्रा आपके शरीर में कम हो गई है। प्यास लगने तक राह ना देखिए, बिल्कुल धीरे धीरे थोड़े थोड़े वक्त पे थोड़ी थोड़ी घूंटों में पानी पीजिए। और मैं हमेशा बोलती हूँ, पानी हमेशा ग्लास में लेकर पीजिएगा। जी जी, ना बॉटल से। आप बैठकर पियो, खड़े रहकर पियो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ग्लास में इसलिए ताकि आपको एक क्षण की क्यों ना हो, थोड़ी सी एक पॉज मिल जाए, एक ठहराव मिल जाए, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है भाग दौड़ की ज़िंदगी में। कि आप वो 1-2 सेकंड का काम है कि थोड़ा सा रुक लो, थोड़ा ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान दो, आप किस तरीके से पूरे दिन में सांसें अंदर बाहर कर रहे हैं, थोड़ा सा ठहराव आने दो, पानी पी लीजिए और फिर अपने काम पे आगे बढ़ जाइए। कहीं अगर हम देखें तो अगर हम 2-3 लीटर की बात करें पूरे दिन में, तो आपको 1 गिलास 1 घंटे में धीरे धीरे करके पी लेना चाहिए, धीरे धीरे। ये ज़रूरी है। गर्म पानी पिए, ठंडा पानी पिए, वो आपके ऊपर है।
आप बैठकर पियो, खड़े रह के पियो, वो आपके ऊपर है, मगर धीरे धीरे पीना बहुत ज़रूरी है। जी। और अब हमारे श्रोताओं को बताइए कि आज एक बहुत बड़ी समस्या और है, डायबिटीज़ के मरीज़ बढ़ रहे हैं और थायराइड की समस्या ज़्यादातर हो रही है। तो क्या आहार के ज़रिए, सही न्यूट्रिशन के ज़रिए, क्या इस पर नियंत्रण किया जा सकता है? अगर हम डायबिटीज़ की बात करें तो अगर आपके फैमिली में या आपके परिवार में माता पिता को, चाचा चाची को, जो इमीडिएट फैमिली होती है, तुरंत आपके माता पिता, भाई बहन, किसी को भी डायबिटीज़ है, आपको डायबिटीज़ होने का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपको ये जानकारी है तो आपको आपके आहार या पोषण का ध्यान पहले से रखना शुरू कर देना चाहिए। आपके खाने में क्या होना चाहिए ये आप समझ गए तो आप अपने ब्लड शुगर को आराम से मैनेज कर पाओगे। आपको डायबिटीज़ के लेवल पे आप पहुंचोगे नहीं। अगर आप प्री डायबिटीज़ के लेवल पे किसी वजह से पहुंच गए, सही आहार से आप उसको रिवर्स कर सकते हो। अगर आपका लेवल डायबिटीज़ में चला गया और आपको डॉक्टर ने डायग्नोज कर लिया कि आपको डायबिटीज़ है या आपको शक्कर की बीमारी लग गई है, तो उस वक्त के बाद से आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, मतलब वो चला जाएगा ऐसा हो नहीं सकता। उस लेवल के बाद से आप बस वो शक्कर की मात्रा को कंट्रोल में रख सकते हैं। तब भी आपको आहार की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो टाइप का आपको डायबिटीज़ है, भले वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो कि प्रेगनेंसी में होता है, टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, उसके हिसाब से और आपको कौन सी दवाई दी जा रही है और आपका करंट ब्लड शुगर कितना है, उस हिसाब से आहार को डिज़ाइन किया जाता है ताकि आपका जल्द से जल्द शुगर कंट्रोल में आए, आपको दवाइयाँ कम लेनी पड़े, या अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं तो अच्छे से आपके ऊपर काम करे कम से कम डोज में। तो आहार इतनी आपकी हेल्प कर सकता है कि आपका 16-15 ऐसा HbA1c है तो वो 7-6 पे भी लेकर आ सकते हैं 3 से 4 महीने में। जी बिल्कुल। बट लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट, दवाई ले लेंगे मगर खाना नहीं छोड़ेंगे और यहाँ पे दिक्कत आती है। बिना खाने को ठीक किए आपकी दवाई काम नहीं करने वाली है या कम काम करेगी। बिल्कुल सही बात है। मतलब कि हमारे जीवन में सही और संतुलित आहार का बहुत महत्व है। बहुत महत्व है। अदिति जी, हमें बताइए कि सप्लीमेंट की कितनी ज़रूरत होती है पोषक तत्वों के साथ साथ। कई बार लोग खाना पीना तो ठीक ठाक रखते हैं, उसके बावजूद उन्हें विटामिन की कमी होती है, कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो सप्लीमेंट किस तरह से लेना चाहिए और कितना इसका महत्व है और कितनी हानि है? सप्लीमेंट कुछ लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, कुछ लोगों के लिए वो ज़रूरी नहीं है। अगर आप संतुलित आहार ले रहे हैं, आपका रहन सहन सही है, नींद ठीक है, पानी ठीक है, आपको कोई भी सिम्टम्स नहीं है, तो अक्सर आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मगर अगर आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं या आपके रिपोर्ट्स में आ गया कि आपको कोई विटामिन या मिनरल की कमी है, तो कभी कभार आपको वो लेने पड़ते हैं। जी। जो भी आप सप्लीमेंट ले वो हमेशा डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह से ले, और डाइटिशियन आपको दवाई नहीं दे सकते हैं। डाइटिशियन आपको विटामिन मिनरल के बारे में ज़रूर बता सकते हैं, मगर ये विटामिन और मिनरल भी एक समय के लिए लेना चाहिए। एक उसका विशिष्ट रूप होता है जिस तरीके से लेना चाहिए, और विटामिन मिनरल्स ऐसी चीज है जिसका कॉम्पोजिशन अलग अलग होता है सप्लीमेंट में, तो वो पेशेंट की ज़रूरत के हिसाब से हम देते हैं, बिना किसी की सलाह के, बस इसलिए क्योंकि विटामिन मिनरल मिल रहा है और किसी दोस्त ने या रिश्तेदार ने बता दिया आपको विटामिन ये लेना है, कैल्शियम ये लेना है, आपको वो अवॉइड करना चाहिए। अगर सलाह दी है तब भी ले लीजिए, और उतने वक्त के लिए ही लेना जितना बताया गया है। बिल्कुल, वो सही वक्त पे लेना, सही तरीके से लेना ज़रूरी है। अभी कौन से विटामिन मिनरल ज़्यादातर लगते हैं? अगर आपकी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, मतलब आपके शरीर में कोई भी विटामिन या मिनरल की कमी बहुत ज़्यादा है, तब आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत लगती है। उसके साथ साथ आपको आहार को भी आपके ठीक करना पड़ता है, क्योंकि आपका जो रोज का आहार है वो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में आपकी जरूरतें पूरा करेगा। सप्लीमेंट जो कि आपका बैकलॉग है, जो कि आपके शरीर में ऑलरेडी कम है, वो चीजें को भरेगा। तो वो सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे ही जैसे विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी का मेन तो धूप से मिलता है,
मगर हम आजकल धूप में ज़्यादातर जाते नहीं जी, हैं, बिल्कुल। या फिर हम पूरे कपड़े पहनते हैं या ऐसे कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, क्रीम्स या कुछ भी शरीर पे, जिससे विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं होता। अच्छा। और खाने में विटामिन डी की मात्रा कम है तो आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ जाती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप विटामिन डी बहुत क्योंकि कम है, सबको कम होता है, हम हर रोज लेंगे या हर हफ्ते लेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि विटामिन डी फैट सॉल्युबल है, उससे आपकी बॉडी में विटामिन डी स्टोर हो सकता है और आपको टॉक्सिसिटी हो सकती है। सो बिना सलाह के कभी भी उनको नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। दूसरी चीज, आप कोई भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं या कोई डाइटिशियन के पास जा रहे हैं, आप जो भी सप्लीमेंट ले रहे हैं, एक चिट्ठी पे लिख के उन डॉक्टर को थमा दीजिए कि मैं ये ऑलरेडी ले रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि दिक्कत ये हो जाती है, आप एक डॉक्टर के पास गए, उन्होंने भी कैल्शियम दिया, किसी और ने भी कैल्शियम दिया और आपने उनको बताया नहीं, तब भी ज्यादा हो सकता है आपके लिए। तो सप्लीमेंट कभी भी कितने भी आसानी से मिले, कितने भी करीबी रिश्तेदार ने आपको बताए हो, बिना जांच पड़ताल या बिना कोई प्रोफेशनल सलाह के नहीं लेने चाहिए। जी, बिल्कुल। अदिति जी, हमें बताइए कि कुछ लोगों का ये मानना होता है कि खाने से पहले 1 गिलास पानी पी लो, खास तौर से वो लोग जो वजन घटाने की मुहिम चला रहे होते हैं। और कुछ लोगों का ये मानना होता है कि खाने के बीच बीच में पानी पीते जाओ थोड़ा थोड़ा। और कुछ लोग ये मानते हैं कि खाना खाने से पहले ना तो पानी पीना है, ना खाने के दौरान, ना खाने के बाद। ये जरा स्पष्ट कीजिए, क्या करना चाहिए? इस सवाल का जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल है और मैं वही सोच रही हूँ कि सही अल्फाज क्या है इसके लिए थोड़ा स्पष्टीकरण देने के लिए, क्योंकि ये सब विचार धारणा है, ये किसी किसी को आप अप्लाई कर सकते हो, हर किसी के लिए नहीं है। सीधी बात है, आपको पानी लगता है, आप पानी पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप खाने के पहले 1 गिलास पानी पियोगे, क्या हो जाएगा, आपके खाने पे असर पड़ेगा, भूख कम हो जाएगी, आपकी तुरंत। भूख कम तो हो जाएगी, मगर ऐसा भी हो सकता है आप कम भूख के कारण खाने की कोई विशिष्ट चीज जो आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है, आप उसी को निकाल दो। जी जी। जैसे भूख कम हो गई तो आपने रोटी सब्जी कर ली, दाल छोड़ दी, तो आपको दिक्कत देगा। अगर आप कर रहे हो तो उसके पीछे का शास्त्र समझ लो कि आप पानी पी रहे हो ताकि आपकी थोड़ी भूख कम हो जाए। मगर ऐसा करने के बाद अगर आपको 4 बजे बड़ी जोर की भूख लग रही है तो फिर क्या ही फायदा उस चीज करने का। बिल्कुल। वैसे ही आप पानी आधा घंटे पहले मत पियो, आधा घंटे बाद मत पियो, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। पानी किसको संभाल के पीना चाहिए। कुछ लोग जो होते हैं ना, जो खाना खाने के वक्त पे कम चबाते हैं या उनको चबाना पसंद नहीं आता, तो ऐसे लोग जो है थोड़ा चबा लेते हैं खाना, बाकी पानी पी के उसको थोड़ा सा गटक लेते हैं। मुझे उसका सही अल्फाज नहीं पता, बट उसको पूरा स्वॉलो कर लेते हैं। जी जी जी। तब आपके खाने की मात्रा बहुत कम हो जाती है और आप पानी से ही आपके खाने को अंदर ढकेल रहे हो। तो ये आपको तकलीफ देगा और बहुत ज़्यादा तकलीफ देगा, आपके डाइजेशन के हिसाब से भी तकलीफ देगा और आपको भूख के हिसाब से भी तकलीफ देगा। ऐसे वक्त पे आपको ध्यान देना चाहिए। तो अगर आप थोड़ा सिप सिप करके पानी पी रहे, घूट घूट लेके पानी पी रहे खाने के दौर में, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी बिल्कुल। और एक सवाल और है, वो ये कि एक वक्त में 2 अनाज खाएं, एक अनाज, जैसे कि या तो दाल चावल खाएं या फिर रोटी सब्जी खाएं। रोटी सब्जी शाम को खा लें, दिन में दाल चावल खा लें, ऐसा लोग बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पूरी थाली, जैसे पुराने जमाने में पूरी थाली सजा के खाई जाती थी। तो आपका क्या कहना है? इसमें सीधी सी बात है, धान धान होता है। आपको आखिर में देखना है धान की मात्रा आपकी थाली में कितनी है। आप अगर रोटी भी कर रहे हो और चावल भी कर रहे हो और आपकी आधी थाली उसी से भर रही है तो उसमें दिक्कत है। हमने क्या बात की थी कि थाली में 1/4 धान होना चाहिए। तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि आप रोटी सब्जी अलग करे, दाल चावल अलग करे या साथ में करे। प्रॉब्लम ये आती है या दिक्कत ये आती है जब आप उसका प्रमाण बदल देते हो। अगर आपकी थाली में रोटी सब्जी है मगर आप सब्जी को अचार की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, और दाल चावल है मगर आप दाल को अचार की तरह इस्तेमाल कर रहे हो कम मात्रा में, जी जी, तब आपकी थाली का संतुलन बदल जाता है। जी। और 90% लोगों का यही इशू होता है कि उनकी थाली में आधे से ज्यादा धान होता है, एक छोटी मात्रा में सब्जी होती है और बहुत कम मात्रा में प्रोटीन होता है।
जी, खाने का सही तरीका बहुत ज़रूरी है और जिसको पित्त की समस्या, एसिडिटी की समस्या हो तो उसे तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत गलतफहमी है लोगों में कि कब क्या खाएं, दो भोजन के बीच में कितना गैप होना चाहिए। इसका कोई एक सरल फॉर्मूला तो है नहीं, क्योंकि हर इंसान अलग होता है। किसी किसी को दिन में 3 बार खाने की आदत होती है, किसी को 5 बार खाने की आदत होती है। मुझे ऐसे लगता है, और मैं हमेशा पेशेंट्स को भी यही बताती हूँ कि आपकी जो जिंदगी है, आपका जो रूटीन सेट है, आप उस तरीके से काम करो। अगर आप 3 बार खाते हो, 3 बार खा लीजिए, मगर ये देखिए कि वो आहार संतुलित हो। अगर हम बात करें भूख की, दिक्कत ये है शहर में आजकल लोगों को यही समझ नहीं आता भूख कब लग रही है और प्यास कब लग रही है। बस 1 बज गया है तो अभी लंच करने जाना है, ये समझ में आता है। तो सबसे पहले आपको अपने शरीर को समझना जरूरी है कि मुझे भूख कब लग रही है, मुझे प्यास कब लग रही है। तो क्या जब भूख लगे तभी खाना चाहिए या ऐसा टाइम? जरूरी नहीं है। शरीर को जरूरत है उसकी समझे और आप अपना रूटीन सेट करें उस हिसाब से। मैं ये कहूँगी पहले तो रूटीन सेट करिए और उस वक्त पे आपके बॉडी को ट्रेन करिए कि आपको उस वक्त पे भूख लगे, मगर भूख लगना उस वक्त पे ज़रूरी है। बस 1 बजा है इसके लिए मुझे खाना है, ये नहीं होना चाहिए। मुझे 1 बजे भूख लगनी चाहिए क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, ये होना चाहिए। जब आपको भूख लगेगी वही अनाज, वही थाली आपको अच्छे से शरीर आपका उसको एब्जॉर्ब करेगा। आपके 2 खाने के बीच में कितना गैप होना चाहिए ये निर्भर करता है आप कितनी मात्रा में खाते हो। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग क्वांटिटी में ज्यादा खाते हैं, खाने की मात्रा उनकी ज्यादा होती है, और कुछ लोग होते हैं जो एक वक्त पे 1 रोटी या 2 रोटी के ऊपर नहीं खा सकते। जो कम खाते हैं उनको कई बार थोड़े थोड़े अंतर पे खाना जरूरी है। तो 2-3 घंटे के अंतर पे आप थोड़ा थोड़ा खा लेंगे, अच्छा रहता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपकी खाने की मात्रा ज्यादा है तो आप दिन में 3 बार खा लोगे, आप ठीक रहोगे। अगर आपको जैसे एसिडिटी या गैस की दिक्कत है तो आपको थोड़ा खाना चाहिए। आपको ब्लड शुगर की इशू है तब भी आपको थोड़ा करके खाना चाहिए ताकि आपका शुगर स्टेबल रहे। अगर आप दिन में 3 बार खा रहे हो जस्ट इसलिए कि अभी ट्रेंड चल रहा है दिन में 1 बार खाने का, आप डायरेक्टली 3 से 1 पर आ गए, वो दिक्कत करेगा। जी जी, अभी 2 टाइम का भी चल बहुत रहा है ज्यादा फैशन कि सिर्फ 2 टाइम खाना खाना है। यहाँ पर एक ज़रूरी बात जहन में आई है, वो ये कि कई बार लोग एक साथ खाना खाने बैठते हैं तो सलाद भी रख लिया, दही भी रख लिया, फल भी रख लिया काट के और पूरी थाली भी। तो क्या फल और खाना एक साथ खाना चाहिए या उसे बीच में गैप देना चाहिए? हमेशा मुझे ऐसे लगता है कि फल ऐसी चीज है जो हमारे पूरे खाने में हम उसे बिना पकाए खाते हैं। जी जी तो उसे ऐसे वक्त पे खाएं जहां आप उसका मजा अलग से ले पाए। जी। जहां पका हुआ खाना जा रहा है वहां पे वो होना चाहिए। सलाद आपके खाने में जा सकता है, वो कच्चा होता है, मगर सलाद हर किसी को सूट करता है ऐसा नहीं है। इसका मतलब कच्चा खाना सबके लिए है नहीं। जी जी बिल्कुल। आपकी सेहत के हिसाब से, आपके पेट कैसा काम कर रहा है उस हिसाब से आपका सलाद पका हुआ हो या कच्चा होना चाहिए, ये देखना आपको ज़रूरी होता है। फल आपको हमेशा अलग से ही खाने होते हैं और कभी भी फल के साथ आपके नट्स जाने चाहिए। अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल ले लें कि नॉर्मली लोग 8-9 बजे नाश्ता कर लेते हैं, 1 बजे खाना खाते हैं, और जो रात का खाना होता है वो अक्सर 8-9-10 बजे चला जाता है। तो आपके दोपहर के खाने और रात के खाने में बहुत बड़ी गैप हो जाती है। तो ऐसे वक्त पे इसके बीच में वहाँ पे फल और आपका जो नट्स है वो बहुत आसानी से इस्तेमाल हो सकता है। अभी आपको ये भी देखना है कि 5 से 7 के बीच में ही आपको समोसे चाट की ज़रूरत पड़ती है। तो वो भूख लगने के पहले और आपके दोस्त आपको बताने के पहले कि चलो हम जाके समोसा खाते हैं, उस वक्त पे आपका फल और नट्स खा लीजिए और आपकी सेहत बढ़िया रहेगी। जी जी। और कुछ लोगों का ये भी मानना है रोटी के मामले में कि गेहूं की रोटी नहीं पचती है, देर से पचती है, और मोटा अनाज ज्वार, बाजरा और नाचनी, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। अगर हम गेहूं की बात करें, एक ट्रेंड चल रहा है जहाँ पे लोग बोलते हैं कि गेहूं बहुत बुरा है। गेहूं हर किसी के लिए बुरा नहीं है। अगर आपको एलर्जीज हैं या IBS, IBD जैसे कोई मेडिकल कंडीशन है, तब आपको, या आप गेहूं जब भी खाते हो आपको थोड़ी बहुत डाइजेशन की इशू होती है, गैस की इशू होती है, तब गेहूं दिक्कत दे रहा है आपको, और तब आपको उसको अवॉइड करना चाहिए।
तो वहाँ मतलब पर आपकी थाली में गेहूं नहीं होना चाहिए या कम मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि वो आपको तकलीफ दे रहा है। बाकियों को गेहूं से दूर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप गेहूं कौन से तरीके का यूज़ कर रहे हो ये देखिए। जी जी। जिसमें आपके पास खपली गेहूं है जो सबसे बेहतर है, उसके बाद आपके पास अलग अलग तरीके के गेहूं हैं, आप कौन सी वैरायटी यूज कर रहे हो ये भी देखिए। और उसमें आप जो गेहूं के ऊपर का छिलका होता है, ब्रैन होता है, वो इस्तेमाल कर रहे हो कि नहीं खाने में, रोटी में, ये देखिए, आप सही रहोगे। रोटी गलत नहीं है, रोटी हर किसी को तकलीफ देती है ऐसा भी नहीं है। अगर हम ज्वार बाजरा की बात करें, मिलेट्स बहुत ज़्यादा चर्चा में है 1-2 सालों से, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो मिलेट्स हम पहले से ही इस्तेमाल कर रहे हैं अपने देश में, आज उसकी मात्रा बहुत बढ़ गई है, मगर लोगों को उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना आज भी नहीं आता। ये जो मिलेट है या मोटे अनाज है, ये बहुत बार आप देखोगे थोड़े सूखे या ड्राई टेंडेंसी के होते हैं। ये कम खाएंगे तब भी आपको एकदम ऐसे लगेगा कि भरा भरा पेट लग रहा है या पेट बहुत टाइट हो रहा है, या आप और एक ज्वार की रोटी के ऊपर नहीं खा सकते। अच्छे हैं मगर वो भी सही मात्रा में आपके दिन में होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको थायराइड जैसा इशू और आप पूरी तरीके से मिलेट्स पे रह जाए, आपको दिक्कत होगी। तो एक संतुलन गेहूं और मिलेट्स के बीच में रखना, चावल के बीच में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वो संतुलन जमा लिया तो आपका पेट सही रहेगा। दूसरी चीज़ मुझे ये हमेशा दिखती है कि कुछ लोग जो होते हैं ना, आंकड़ों के पीछे पड़े रहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि उनकी प्लेट में उनको या थाली में उनको 2 रोटी चाहिए होती है। उनको फर्क नहीं पड़ता कि वो गेहूं की है, ज्वार की है, बाजरा की है। अभी ये दिक्कत है कि एक फुल्का या एक रोटी जो है 20 से 30 ग्राम आटे की बनती है, और एक ज्वार की रोटी जो है 50 से 60 ग्राम आटे की बनती है। बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपने ज्वार बाजरा जो भी है वो बहुत ज्यादा मात्रा में खा लिया, जहाँ की आप रोटी एकदम हल्के फुल्के में काम चला लेते, तो पाचन पर असर पड़ेगा। जी। तो ये लोग सोचते ही नहीं है, क्योंकि ये उन्होंने कभी उस तरीके से सोचा ही नहीं है। तो ये आपको देखना जरूरी है कि आपकी पाचन क्रिया कैसी है, आपका पेट कैसा है, क्या आप मिलेट्स को डाइजेस्ट कर पा रहे हो, और अगर आप मिलेट्स को आपके खाने में रोजमर्रा की जिंदगी में इंट्रोड्यूस करना चाहते हो या डालना चाहते हो, आप किस तरीके से डाल रहे हो जी। आप अगर मिलेट्स बिल्कुल भी नहीं खा रहे तो तुरंत से पूरे हफ्ते मिलेट्स ना करें, हफ्ते में 1-2 बार करे, फिर 3-4 बार करे, धीरे धीरे मिलेट्स की आदत लगाए। और ज्वार बाजरा नाचनी के आगे भी हमारे पास धान है, उसका भी इस्तेमाल करें। जैसे कोडो हो गया, कांग हो गया, पोरसो हो गया, महाराष्ट्र में वरी हो गया, ये सारे भी तो धान हैं, वो भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। सूडो मिलेट्स हैं जैसे कि किनोआ हो गया, कुट्टू हो गया, बकवीट जिसे बोला जाता है। किनवा को तो हिंदी मराठी नाम है नहीं, किनवा को किनवा ही बोलते हैं। सामा नहीं, सामा है जो कि होता है महाराष्ट्र में वरी, बार्नयार्ड मिलेट। जी जी। तो ये सारी चीजें भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। हमें सिर्फ रोटी और उसके आगे ज्वार बाजरा नाचने की जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत कुछ है। हमें बस कुछ चीजें पता नहीं है और कुछ चीजें हमें इस्तेमाल करनी नहीं आती। तो आप सही तरीका सीख लो तो हो जाएगा। जब भी आप मोटे धान की बात करें और आप अगर अक्खा धान यूज कर रहे हैं तो उसको अच्छे से 4 से 6 घंटे भिगो के रखना बहुत जरूरी है, और सही मात्रा में पानी डाल के उसको पकाना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ आप किस तरीके की सब्जी खा रहे हो, अगर आप मोटा धान इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके साथ जो सब्जियों में पानी का अंश ज़्यादा होता है, जैसे दूधी हो गया, कद्दू हो गया, पेठा हो गया, इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें तो वो आपका सूखी रोटी और उसके साथ गीली सब्जी, ये थोड़ा सा बैलेंस आपके पेट के लिए बहुत अच्छा ठहरता है। अच्छा, क्या बात है। तो ये थोड़ा संतुलन आपको समझना चाहिए और आपको धीरे धीरे अपने खाने को उस तरीके से बदलना जरूरी है। तो जो आप धान की बात कर रही थी, धान में ये सारी चीजें आती हैं जी। धान में सिर्फ वो चावल जो हम रोज खाते हैं वो नहीं, हाँ। बल्कि ये कोदो और जो नाम बहुत आपने ज्यादा। बताया। और आप अगर चावल की ही बात करें तो भारत ऐसा देश है जहाँ हमारे पास 150-200 तरीके के चावल है। बिल्कुल। मगर हम एक ही चीज जानते हैं, खुशबूदार सफेद चावल बिल्कुल, और खुशबूदार चावल, बासमती चावल, इतना ही जानते हैं। थोड़ा हमारे जो
चावल के अनाज है जो हमारे पास है, जैसे आंबे मोहर है, मट्टा है केरला का, या असम का ब्लैक राइस है, जो आपके यहाँ है, या कृष्ण कमोद है, आप वो चावल का इस्तेमाल करें। ब्राउन राइस आता है, मगर उससे अच्छा हमारे पास बहुत सारे चावल है। अनपॉलिश्ड वैरायटी का चावल इस्तेमाल करें या सेमी पॉलिश्ड वैरायटी इस्तेमाल करें। बहुत खुशबूदार, बहुत फ्लेवरफुल चावल आते हैं हमारे पास। सफ़ेद चावल में कोई भी न्यूट्रिशन नहीं रहता है। अच्छा। उसका सब कुछ निकाला हुआ होता है, बस हल्का सा बी विटामिन आपको मिल जाएगा, बाकी सब वो स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट है। क्या बात है, बहुत सही जानकारी आपने दी है। पहले ग्रामीण इलाकों में आज भी वही धान को उबाल कर चावल बनाया जाता है, वो उसको उसना चावल कहते हैं। हाँ, हमारे यहाँ उकड़ा तांदुल बोलते हैं। हाँ। महाराष्ट्र में, जहाँ हम वही राइस को यूज करते हैं, जिसमें अच्छा ब्रांड भी होता है, विटामिन भी होते हैं। वो मोटा होता है तो आप कम भी खाते हो। अदिति जी, बहुत ज़रूरी मुद्दा है आजकल तेल के बारे में, कि पुराने ज़माने में तो हम सबको याद है कि सरसों का तेल सब्जियों में इस्तेमाल होता था, और कुछ जगहों पर नारियल का तेल, साउथ में ख़ास तौर से अलग अलग जगहों पर। और आजकल तरह तरह के तेल हैं, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, सनफ्लावर, राइस ब्राउन। तो बताइए कि कौन सा तेल सब्जियों के लिए सही होता है इस्तेमाल करना? आप जिस जगह रहते हो उस जगह आपके आजू बाजू में कौन से पेड़ ज़्यादा है, उस हिसाब से उस इलाके में वो तेल ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे आप नॉर्थ ईस्ट की बारे में बात करें तो वहाँ पे आपको सरसों का इस्तेमाल ज़्यादा मिलेगा। महाराष्ट्र की बात करें या साउथ की बात करें तो नारियल का तेल ज़्यादा मिलेगा। आज ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, तो ये सारे तेल अभी हम सबको मिल रहे हैं। कोई तेल बुरा हम नहीं बोल सकते, हर तेल अपनी तरीके से सही है। किसी के लिए वो अच्छा हो सकता है, किसी के लिए वो बुरा हो सकता है। मुख्य क्या होता है कि आपके खाने में तेल की मात्रा कितनी है। आप अगर आपके खाने में, जैसे एक इंसान को पूरे दिन में तेल की मात्रा 3 से 4 चम्मच रखनी चाहिए। ओहो, छोटे चम्मच, 5 ml के चम्मच, उसके ऊपर नहीं। मगर हम कभी गिन के थोड़ी ना तेल इस्तेमाल करते, अंदाजे से। भिंडी की सब्जी को थोड़ा ज़्यादा तेल डाल दिया, कोई पत्ते की सब्जी है तो उसमें कम तेल डाल दिया। हम स्वाद अनुसार तेल इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। अगर हम तेलों की बात करें कि कौन सा सबसे अच्छा होता है, सबसे पहले आप देखिए कि आपको मेडिकल इश्यूज़ है या नहीं। कुछ मेडिकल इश्यूज़ में कुछ तेल हम मना कर देते हैं, बाकी केस में अगर आपको कोई इश्यूज नहीं है, आप सेहतमंद है, आपको बस आपकी तबीयत का ख्याल रखना है, तो इसका सिंपल तरीका ये है कि आप पारंपरिक तौर से आप जो तेल खा रहे हो उसका इस्तेमाल करें। बाकी तेल भी अपने रूटीन में रखें, उसको थोड़ा सा साइकिल करें। मतलब अगर 1 महीना आप सरसों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा सा फिर राइस ब्रान को लेकर आए, फिर आप सरसों पे चले जाए, फिर सनफ्लावर का इस्तेमाल करें। ऐसे थोड़े आप बदलाव लेकर आ सकते हैं। आखिर में आपकी तेल की मात्रा कितनी है ये मायने रखता है जी। कुछ तेल होते हैं जिनको बहुत बुरा नाम पड़ा है, जैसे पाम ऑयल है, क्योंकि ये ज्यादा करके पैकेज फूड, बेकरी आइटम्स में इस्तेमाल किया जाता है। जी। तो हाँ, ये बुरा है क्योंकि उसकी जो गुणधर्म है वो आपको तकलीफ दे सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप पैकेज फूड और प्रोसेस फूड कितना खा रहे हैं। जी बिल्कुल। आखिर में गिन के आप पूरे दिन में तेल कितना खा रहे हो। और तेल भी 2 तरीके से हम देखते हैं। नॉर्मल लोग सिर्फ तेल को गिनते हैं, हम डाइटिशियंस 2 तरीके से देखेंगे। विजिबल सोर्सेस जो कि दिखते हैं, मतलब आपका तेल, घी, बटर, चीज, और दूसरा होता है इनविजिबल सोर्सेस, मतलब दूध में से आने वाला फैट, आपके नट्स में से आने वाला फैट, ये भी तो जरूरी है। जी। तो अगर आप पूरे दिन में 2 मुट्ठी ड्राई फ्रूट ही खा रहे और आपकी सब्जी तेल में तैर रही है, बिल्कुल, तो आप ज्यादा तेल खा रहे हो, आपको तकलीफ होने ही वाली है। आखिर में तेल की मात्रा कितनी है वो ज्यादा मायने रखती है, और अपने तेल को बदलते रहिए। कौन सा तेल अच्छा है, क्या केमिकली रिफाइंड तेल अच्छा है, फिजिकली रिफाइंड अच्छा है, वुड प्रेस्ड अच्छा है, कोल्ड प्रेस अच्छा है। तो फिजिकली रिफाइंड या घानी, वुड प्रेस, कोल्ड प्रेस, ये अच्छे हैं। जितना हो सके केमिकल जो फिल्टर्ड होता है वो थोड़ा सा दूर रखें। अगर शहर में रह रहे हैं या आपको दिक्कत है, आपको एक्सेसिबिलिटी या फाइनेंस का इशू है, तो आप
जो भी तेल मिल रहा है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको फाइनेंशियली अफोर्डेबल है तो घानी का तेल, कोल्ड प्रेस ऑयल, वुड प्रेस ऑयल, इसकी तरफ थोड़ा सा मुड़ जाइए। वो तेल थोड़ा सा गाढ़ा भी होता है, तबीयत के लिए भी अच्छा होता है और उसमें गुणधर्म भी अच्छे खासे होते हैं। जी जी, तो वो इस्तेमाल आप कर सकते हो। जी बिल्कुल। घानी का तेल यानी जो कोल्हू के बैल से निकाला जाता है ताज़ा तेल, सरसों का तेल ख़ास तौर से होता है। और घी के बारे में भी बताइए। घी के बारे में भी बहुत सारी भ्रांतियाँ, लोग चुपड़ के घी खाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अरे इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, घी खाते ही नहीं। तो घी क्या है बताइए। घी भी फैट का एक ही रूप है। आप तेल खाओ, घी खाओ, बटर खाओ, चीज़ खाओ, उसके रूप अनेक है। अच्छा। आखिर में मात्रा आपकी मैटर करती है, जो कि मैंने आपको बताया कुछ देर पहले कि दिन में आपकी 3 से 4 चम्मच तेल होना चाहिए, उसमें घी भी आता है। आप 4 चम्मच घी इस्तेमाल करना चाहते हो या उसमें से 1 चम्मच घी इस्तेमाल करना चाहते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। क्या घी खाने से फ़ायदा है? हाँ, पेट के लिए अच्छा है, तबीयत के लिए अच्छा है। आप वेट गेन करने की कोशिश कर रहे हो तब भी आपको फ़ायदेमंद ठहरेगा। अगर आपको ब्लॉकेज इश्यूज है, हार्ट इश्यूज है या आपको कोई मेडिकल बाकी के कंडीशन है तो आपको घी को थोड़ा कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। अगर आप घी नहीं खाते हो, क्या आपको कोई नुकसान है? नहीं। बिना घी खाए भी आप अच्छे खासी ज़िंदगी निकाल सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको घी खाना ज़रूरी है ज़िंदगी में। तो आखिर में आप कितनी मात्रा में खा रहे हो ये महत्वपूर्ण है। जला हुआ घी नहीं खाना चाहिए पराठे के रूप में। जी, पूड़ी और पराठे के रूप में। बहुत ज़्यादा। अदिति जी, घी तेल सब कुछ शामिल हो गया और हर खाने में मिठाई भी शामिल होता है। कुछ लोगों के साथ तो ये दिक्कत है कि हर खाने के बाद उनको मीठा चाहिए, तलब होती है। तो ये मिठाई के खाने के बारे में बताइए कि खाने के बाद, खाने के साथ खाना ज़रूरी है, खाने से पहले या बाद में, या नहीं खाना चाहिए? अगर आप मिठाई खाएंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको मिठाई की ज़रूरत नहीं है। शक्कर कम खाने से आपकी शक्कर कम नहीं होने वाली। मिठाई भी शक्कर का ही एक अलग रूप है जिसे हम कार्बोहाइड्रेट ही कहते हैं। अगर आपके पूरे दिन में आपके आहार में कार्बोहाइड्रेट का प्रमाण बहुत ज़्यादा है तो मिठाई उसे और बढ़ाएगा। और मिठाई जो है छोटा बम बड़ा धमाका है। छोटे से बाइट में बहुत ज़्यादा कैलोरीज होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फैट भी होता है और उतनी ज़्यादा आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाते हैं। तो क्या मिठाई ज़रूरी है? नहीं। अगर आप मिठाई हर खाने के बाद खाना चाहते हो तो ये आपको कम करना चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से, आपकी तबीयत के हिसाब से। तो एकदम से अचानक से अगर आप बंद नहीं करना चाहते, पहले तो दिन में एक ही बार कर लीजिए और फिर उसी मिठाई के थोड़े से हेल्दी रूप थोड़े से देख लीजिए। जैसे आपको खजूर मिल जाएगा या आपने थोड़ा चना और गुड़ ले लिया या आपने छोटा चिक्की का टुकड़ा ले लिया। आप इसका इस्तेमाल करें, ना कि गुलाब जामुन या और कोई तली हुई मिठाई, मावा जलेबी, इसका इस्तेमाल करें। जैसे मैंने कहा, आखिर में पूरे दिन में आपने कार्बोहाइड्रेट कितने खाए हैं वो मायने रखता है। कुछ लोग जो है खाने में भी शक्कर और गुड़ का इस्तेमाल बहुत करते हैं। तो मतलब आप चाय में शक्कर गुड़ खा रहे हैं, आपके खाने में गुड़ और शक्कर जा रहा है और फिर आपकी मिठाई में भी शक्कर है। तो आपने यहाँ फॉर्मूला बना लिया आपका ब्लड शुगर बढ़ाने का। जी। इससे आपका ब्लड शुगर बढ़ेगा क्योंकि आप हर जगह पे मिठाई खा रहे हो। अभी कुछ लोग बोलेंगे हमें तो ब्लड शुगर नहीं है, हम तो जिंदगी भर खा रहे हैं। अच्छी बात है, हो गए, आपकी तबीयत उतनी अच्छी है, हो गया। मगर क्या ये हर कोई कर सकता है? नहीं, वो हर किसी को तकलीफ दे सकता है। जी। तो मिठाई भी आखिर में आपको ये देखनी है कि क्या ये मेरे को फ़ायदा देने वाली है। आज के टाइम में हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी मिठाई आ रही है जो कि आपकी तबीयत को भी संभाल सकती है और मीठे की क्रेविंग को भी संभाल सकती है। जैसे डार्क चॉकलेट हो गया, या आप छेना इस्तेमाल करो, रसगुल्ले का छेना, वो आप यूज़ करो। खीर घर में बना के, खीर भी आखिर में दूध और शक्कर ही आई और उसमें अगर आपने साबुदाना डाल दिया तो ख़त्म। तो आपने एकदम ऐसा फॉर्मूला बना दिया जहाँ पे शुगर बढ़ जाएगा। तो ये कितने मात्रा में खा रहे हैं, पूरे दिन में कितनी शक्कर गुड़ जा रही है और ओवरऑल आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक कितना है, इस पे निर्भर करेगा कि क्या आप मिठाई खा सकते हो या नहीं।
दूसरी चीज़ ये होती है कि बहुत ज़्यादा मीठा खाने से ना कुछ लोग कई सालों तक उनको आदत होती है मीठा मीठा खाने की, कार्बोहाइड्रेट खाने की। इसकी वजह से उनके टेस्ट बड्स जो है ना वो भी थोड़े चेंज हो गए। उनको हर चीज़ उस तरीके से टेस्ट नहीं आती। तो जब वो मिठाई थोड़े दिन के लिए निकाल लेते हैं तब उनको वही मिठाई कितनी मीठी है वो पता चलेगी। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो मिठाई बिल्कुल नहीं खाते हैं, वो फटक से बोलेंगे आपकी 1 चम्मच शक्कर भी बहुत ज़्यादा है। वो क्यों बता पा रहे? क्योंकि उनके टेस्ट बड अभी वापस ट्रेन हो गए कि जो निसर्ग में जो चीज़ें जैसी हैं वो उनके फ्लेवर्स का मज़ा उस तरीके से ले ले। तो हमें उस चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है। मतलब ये भी है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम खाना कम खा लें, मिठाई ज़्यादा खा लें। हाँ। तो वो भी ठीक नहीं है। ठीक नहीं है क्योंकि मीठा तत्व आपके हाँ, शरीर में जा रहा है जो कुछ हानिकारक लोग है। ऐसे बोलते हैं कि मैं तो सब कुछ कर रही हूँ, डाइट भी कर रही हूँ, मगर वेट लॉस नहीं हो रहा है या मेरी शक्कर कम नहीं हो रही है, तब भी अक्सर गुनहगार वो मिठाई ही होती है। बिल्कुल। तो अब इस मिठाई के साथ ही मीठी मीठी बातों को हम विराम दे रहे हैं। अदिति जी, बड़ी ढेर सारी जानकारी आपने साझा की हमारे श्रोताओं के साथ। पोषण माह के उपलक्ष्य में सेहतनामा कार्यक्रम में आज आपने सुना न्यूट्रिशन अर्थात पोषण इस विषय पर आहार विशेषज्ञ और न्यूट्रिशनिस्ट अदिति प्रभु से ममता सिंह की बातचीत। इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोग मिला मंगेश सांगले से। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री काम्बले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।